गैशियस मटेरियल्स होते हैं जो कि कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं। और इंडस्ट्रियल गैसेस किस पे डिपेंड होते हैं, रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल गैसेस हैं जो कि इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम। इसका प्रोडक्शन ही इंडस्ट्रीज में क्या कहलाता है, इन गैसेस का प्रोडक्शन ही इंडस्ट्रियल गैसेस में, इंडस्ट्रियल गैसेस प्रोडक्शन हम लोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इनका प्रोडक्शन होता है उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसका जो प्रोडक्शन है वो इन केमिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल है। इन केमिकल इंडस्ट्री में जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्रियल गैसेस का ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। जो टर्म इंडस्ट्रियल गैस है वो रिफर करता है ग्रुप ऑफ गैसेस को जो स्पेसिफिकली प्रोड्यूस्ड होता है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू। और इसमें जो कि ये बहुत अलग होता है फ्यूल गैसेस से। जैसे कि ये एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हो, ये एक जो इंडस्ट्रियल गैसेस की जो फैक्ट्री है इस टाइप से मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ पे गैसेस क्या करते हैं, बनते हैं। ये टैंक्स है जिसमें गैस को क्या किया जाता है, फीड किया जाता है और उसके बाद उसको सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देख लिए इंडस्ट्रियल गैसेस के बारे में। अब ये देखते हैं कि इसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कैसे होता है, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोसेस पे होता है, उसको हम आगे देखते हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में एज यू ऑल नो बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम। ये सारे गैसेस डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू अचीव होते हैं जिसको हम क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि क्रायोजेनिक लो टेम्परेचर में उसको क्या करते हैं, डिस्टिलेशन लगा के उस लो टेम्परेचर में उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। लो टेम्परेचर का यूज ही क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक। क्या कहलाता है? और उसमें हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं। उसके थ्रू जो मटेरियल्स प्रोड्यूस होंगे और जो गैसेस मटेरियल प्रोड्यूस होंगे विद द लो टेम्परेचर, वही जो मटेरियल प्रोड्यूस होंगे उसको हम क्रायोजेनिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। और ये अंडर द क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन ये चीज़ें आती है। समझ आ रहा है? इसके बाद ये जो प्रोसेस है वो सेवरल स्टेप्स में यूटिलाइज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी वन ऑफ द फैक्टर होता है। क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन जो है वो एनर्जी इंटेंसिव होता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि एयर कंप्रेशन है। एयर कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जो अलाइव गैस है उस गैस को हम लेते हैं। लेने के बाद जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हम किसी गैस को कंप्रेस करेंगे तो जो गैस की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, देन उसके बाद हम एयर प्यूरिफिकेशन में डालेंगे। एयर जो है उसको प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई करने के बाद वाटर, CO2 एंड अदर इम्प्योरिटीज क्या होंगी, आउट होंगी। देन उसके बाद हीट एक्सचेंज जो कि कूलिंग का प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली बात हम जब क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे हम लो टेम्परेचर्स पे काम करते हैं। लो टेम्परेचर में मेनली क्या होता है, प्री सेपरेशन होता है और एक इसके पहले का सेपरेशन होता है। इस हीट एक्सचेंज में प्री सेपरेशन का प्रोसेस होता है। प्री सेपरेशन का प्रोसेस होने के बाद ये क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन में जाता है। ये डिस्टिलेशन बहुत सारी यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। ये फर्दर डिवाइड होके एक तो बाई प्रोडक्ट फॉर्म करता है और एक स्टोरेज करता है। स्टोरेज में दो चीज़ें और आती हैं। एक तो उसका प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के बाद जो प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर इट मीन्स जो हम लोग टैंक्स में देखते हैं, जो बड़े बड़े सिलेंडर्स में उसको देखते हैं, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट के लिए जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। ये वही प्रोसेस है जिसे मैंने बताया, कंप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन, जहाँ पे एम्बिएंट एयर को हम यूज़ करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो उसका जो कंसंट्रेशन है, वो गैस का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन हम उसको प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के बाद हम लोगों को जो इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ये कूलिंग का प्रोसेस है। नेक्स्ट, वैसे ही प्री सेपरेशन जो मैंने बताया जहाँ पे चीज़ें सेपरेट होती हैं, मेन सेपरेशन इसी में आता है। डिस्टिलेशन, मैंने ये डिस्टिलेशन ये लेबोरेटरी का डाला है, बट इन इंडस्ट्री के बहुत बड़े लार्ज पैमाने पे ये चीज़ों को क्रिएट
किया जाता है। नेक्स्ट, अब बहुत बड़ा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब हम काइरोजेनिक एयर सेपरेशन के प्रोसेस के थ्रू किसी भी मटेरियल को, गैसियस मटेरियल्स को जब हम डेवलप करते हैं या फिर जब हम प्रोसेस करते हैं, तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑक्सीजन के लिए बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए -83 डिग्री सेल्सियस। ऑर्गन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो -86 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होना चाहिए -96 डिग्री सेल्सियस। नियॉन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होना चाहिए -246 डिग्री सेल्सियस। हीलियम के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो -269 डिग्री सेल्सियस। और हाइड्रोजन के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो -53 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही ये सारी चीज़ें डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ती हैं, ये कॉलम्स में डिवाइड होती हैं। देन उसके बाद हमारा स्टोरेज का प्रोसेस आता है नेक्स्ट, जिसमें कलेक्शन होता है और प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने ये काइरोजेनिक एंड नॉन काइरोजेनिक गैसेस को डिफाइन करने के लिए इमेज डाला है। देखो, सबसे पहले काइरोजेनिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम एयर ले रहे हैं, ठीक है, एयर, एम्बिएंट एयर ले रहे हैं, उसको हम प्यूरिफाई कर रहे हैं। प्यूरिफाई करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में इम्प्योरिटीज मिल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर इम्प्योरिटीज हमको फाइंड आउट हो रही हैं। उसके बाद बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज कि हम उसको क्या कर रहे हैं, कूलिंग वाले टेम्परेचर में प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये टेम्परेचर क्या होगा, ये टेम्परेचर लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। काइरोजेनिक को डिफाइन करने के लिए ये चीजें हैं कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा लो होना चाहिए। और इसके बाद जो गैसेस है, ये नियॉन है, ये ऑर्गन है और ये ऑक्सीजन है, जो कि थ्रू आउट द लो टेम्परेचर देने के बाद जो रिलीज हो रहे हैं, जो प्रोसेस होंगे वो ये होंगे, ठीक है। इट मीन्स मेनली ये चीज़ है कि जो काइरोजेनिक प्रोसेस में हम लो टेम्परेचर का ही यूज करेंगे, और जो नॉन काइरोजेनिक प्रोसेस होगा वो विदाउट एनी लो टेम्परेचर, मतलब इसके लिए टेम्परेचर उतना रिक्वायर्ड नहीं रहता, ये कोई भी टेम्परेचर में ये प्रोसेस कर सकता है। एज कम्पेयर टू काइरोजेनिक प्रोसेस, नॉन काइरोजेनिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट इसका यूज नहीं होता बिकॉज क्योंकि ये काइरोजेनिक प्रोसेस जो है ये प्रॉपर तरीके से गैसियस मटेरियल्स को डिस्टिल करके चीज़ें वो करता है, पास करता है। बट काइरोजेनिक, नॉन काइरोजेनिक प्रोसेस में ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अच्छे से प्यूरिफाई करके चीज़ों को अच्छे फॉर्म में वो हमको प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस, ठीक है। हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, जिससे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेनली कंबशन के लिए यूज होता है, जैसे कि मेटल कटिंग के लिए हो गया, वेल्डिंग के लिए हो गया, और भी इसके एडिशनल एप्लीकेशंस हैं। नाइट्रोजन का यूज मेनली ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यूज होता है, जो कि इनर्टिंग, प्रिवेंटिंग सेंसिटिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऑर्गन जो है वो होता है हाई टेम्परेचर में बनता है, जो कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसका यूज होता है। नियॉन जो है वो प्राइमरली यूज होता है हाई वोलेटाइल इंडिकेटर्स के फॉर्म में, जो लाइटिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट करता है। इसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इन हॉस्पिटल्स हम एज ए फॉर्म ऑफ सिलेंडर्स इसका यूज करते हैं, तो मेडिकल एप्लीकेशन ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो फूड पैकेजिंग, ये सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। अब हमने पहली चीज़ क्या देखी, इंडस्ट्रियल गैसेस के बारे में देखा, उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन देखा, उसका यूजेस देखा। अब हम देखते हैं स्टोरेज एंड हजार्ड्स इन हैंडलिंग ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, कि हम उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमको नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग दोज प्रोसेस। सो स्टोरेज मेथड्स फॉर इंडस्ट्रियल गैसेस। स्टोर कैसे किया जाता है गैस, और ऑब्वियस ही बात है किसी बॉटल में तो स्टोर नहीं करेंगे, इसके लिए हम अच्छे क्वालिटी के काइरोजेनिक टैंक्स का यूज़ करेंगे, जो लो टेम्परेचर पे काम करते हो। हाई प्रेशर वेसल्स का यूज़ करेंगे, जो कि बिकॉज बहुत सारे गैसेस ऐसे होते हैं जो हाई प्रेशर में क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट में रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद गैस सिलेंडर्स का यूज़ करेंगे। बल्क स्टोरेज के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम इंसुलेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं। पाइपलाइंस हैं जिसके थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं। लिक्विड स्टोरेज है एंड प्रेशर रिलीफ सिस्टम्स हैं। हजार्ड्स फॉर द इंडस्ट्रियल गैसेस। अब कौन कौन सी हजार्ड्स आ सकते हैं इंडस्ट्रियल गैसेस में, तो
जैसे कि इंडस्ट्रियल गैसेस को हैंडलिंग में अगर हमको गैस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो समटाइम ये फ्लेमेबिलिटी का भी वो हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, इट मीन्स ब्लास्ट भी हो सकता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है एनवायरमेंट में, और एस्पाइरेशन मतलब सांस लेने में कमी भी ये क्रिएट कर सकता है। और ये हाई प्रेशर सिलेंडर्स जो इन्वायरमेंट में होते हैं, सम गैसेस ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट में रिएक्टिव हो जाते हैं, तो इसके लिए गैसेस का इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे क्लोरीन है जो कि हेल्थ इशू को क्रिएट करता है, इनर्ट गैस नाइट्रोजन जो कि ऑक्सीजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, जिससे सफोकेशन वाली प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसके अलावा सिलेंडर्स का यूज़ कर सकते हैं, अच्छे सिलेंडर्स का यूज़ कर सकते हैं, अच्छे गाइडलाइन का यूज़ कर सकते हैं जो कि ये होने के इसके चांसेस को कम करे। ठीक है, अब हेल्थ एंड फिजिकल हजार्ड्स में सेम वही चीज़ है, फ्लेमेबिलिटी है, टॉक्सिसिटी है, एस्पाइरेशन है, कोरोसिविटी। हाँ, कोरोसिविटी वो होता है जिसकी मैं बता रही हूँ, जो गैस है समटाइम्स अगर उसका हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो इन्वायरमेंट के साथ अगर वो कहीं से लीक हो जाता है तो वो इन्वायरमेंट्स के साथ लिंक में आके वो कोरोसिव नेचर होके बहुत भयानक रूप दे सकता है, और इससे क्या हो सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं। हाई प्रेशर वन ऑफ द फैक्टर है। हैंडलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि विदाउट गाइडलाइन के इंडस्ट्रियल गैसेस को हैंडल करना, उसको बनाना, ये इम्पॉसिबल थिंग है। ठीक है, तो हैंडलिंग करने के लिए हमको क्या क्या करने चाहिए? हैंडलिंग करने के लिए सबसे पहला कि हमको प्रॉपर स्टोरेज के लिए सिक्योर टैंक्स का यूज़ करना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड एरियाज बनाने चाहिए जहाँ पे हम इस इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि समटाइम्स ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो ब्लास्ट होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, ऐसे सेफ्टी का जिसमें हम ग्लास, ग्लव्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल गैसेस से होने वाले हार्मफुल सिनेरियोज को बचाए। ठीक है, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, यूज प्रॉपर इक्विपमेंट्स, हमको प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज करना चाहिए, सिक्योर कैप्स जो कि हमको सेफ्टी प्रोवाइड करे, और अटैचिंग रेगुलेटर्स, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में सेफ्टी ग्लासेस, शूज, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर देख रहे हो आप, हेड प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, ब्रीथिंग एपैरेटस, ग्लव्स, फुटवेयर, क्लॉथिंग एंड फॉल अरेस्ट, ईयर प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरल सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहीं पे हम इसका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पास वर्कर्स आ रहे हैं, जो भी उस एरिया में काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, दूसरी, हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ पे सिलेंडर्स को, रेगुलेटर्स को ऑन ऑफ, ये चीज़ हमको देखना चाहिए। तीसरी चीज़, अवेयरनेस होनी चाहिए गैसेस के बारे में, कि कौन सी गैसेस हार्मफुल हैं, कौन सी गैसेस रिएक्टिव हैं, कौन सी गैसेस नॉन रिएक्टिव हैं, जो कि रिएक्ट नहीं करेंगी, ये सारी गैसेस का इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद इंडस्ट्रियल गैसेस में ही है ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था प्रिंसली इन 1774 AD में। ऑक्सीजन जो है वो एलेक्सियर ऑफ लाइफ बोलते हैं, जो कि हमारे लिए अमृत की तरह है। ऑक्सीजन ऑक्योर्स इन द फ्री स्टेट ऑफ गैस, ये फ्री स्टेट फॉर्म में होता है। 21% जो है उसका वॉल्यूम होता है, और 20% बाय वेट होता है। ऑक्सीजन जो है वो बहुत सारे फॉर्म के साथ कंबाइन है, जैसे वाटर, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। ऑक्सीजन का जो कलर है एयर के लिए कलरलेस रहता है, लिक्विड ऑक्सीजन के लिए पेल ब्लू रहता है, और सॉलिड ऑक्सीजन के लिए पेल ब्लू ही रहता है। इसके बाद इसके यूजेस हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स में, इसका मतलब प्रचुर मात्रा से इसका यूज किया जाता है।
इंडस्ट्रीज में इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि वेल्डिंग में, ग्लास मेकिंग में, स्टील मेकिंग में इसके यूज़ किए जाते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एज अ इंडस्ट्रियल पर्पज से हम बात करें, हमारे इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, बट गैसेस इंडस्ट्री ऐसी है जो लार्ज अमाउंट में क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है अपना, और लार्ज स्केल में अपना फाइनेंस क्रिएट कर रही हैं थ्रू द इंडिया। इसके बाद है हजार्ड्स एंड स्टोरेज। हजार्ड्स और स्टोरेज में हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो जल्दी कांटेक्ट में आके बर्न, फायर का कॉज करता है, तो फायर हो सकता है, इससे एक्सप्लोजन हो सकता है। इसके स्टोरेज के लिए हमको प्रॉपर टैंक्स का यूज करना चाहिए जो कि ऑक्सीजन फ्रेंडली हो, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एक वन ऑफ द गैस है जो कि डिस्कवर्ड किया था डी रदरफोर्ड ने, जो कि बताया था कि दिस डिड नॉट सपोर्ट फॉर लाइफ। ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ये अप्रॉक्सीमेटली 78% है इसका वेट, और ये 75.5 इसका वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है। इसका यूज इनर्ट एटमॉस्फेयर के यूज में किया जाता है, जो कि फूड पैकेजिंग, वेल्डिंग, ये सारी चीज़ों में काम आता है। एज अ रेफ्रिजरेंट इसका यूज किया जाता है। केमिकल फीड स्टॉक के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए। इसको हजार्ड्स, ठीक है, इसके बारे में हजार्ड्स को देखते हैं। एस्पाइजिया, नाइट्रोजन कैन डिस्प्लेस ऑक्सीजन विद द एयर। क्या करता है ये जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, तो इससे सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। काइरोजेनिक बर्न्स हो सकते हैं, जैसे मैंने इमेजेस में डाले हैं, ऐसे बर्न्स हो सकते हैं, और ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं अगर हम इसको अच्छे से कैरी नहीं करते हैं तो। स्टोरेज के लिए हम नाइट्रोजन के लिए हम लोग स्टील फ्रेंडली टैंक्स का, कंटेनर्स का, सिलेंडर्स का यूज करते हैं, जो कि नॉन रिएक्टिव हो नाइट्रोजन के साथ। तो मेरे रेफरेंसेस हैं इंडस्ट्रियल केमिकल एंड एनवायरनमेंट बाय BC दास, Environmental Science by C.T. Miller, Environmental Studies by M.A. Mishra, and images from internet.